Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिए। कौन से चैप्टर पे? जी हाँ, केमिकल काइनेटिक्स पे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द यही सेक्शन से आते हैं। जी हाँ, एंट्रेंस में भी इसी सेक्शन से क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब क्या? तो आप पहले इसे समझ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मान लीजिए मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया, जैसे ए इज गिविंग प्रोडक्ट और इसका रेट लॉ भी मैंने आपको दे दिया, आर इज इक्वल टू के इंटू ए। तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, और आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? डी बाय डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू ए। ऐसे आप इजीली लिख सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमने जो रेट पढ़ा था वो डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा था या फिर हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़ा था? किसके फॉर्म में पढ़ा था? डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या? मान लीजिए हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, यही रिएक्शन, और ये रिएक्शन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कंप्लीट हुई। तो ये डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल रेट से हमको क्या पता चलता है? 9:01 पे, 9:02 पे, 9:03 पे, 9:05 पे, हर एक मिनट पे रिएक्शन का रेट क्या था? ठीक है, हर एक मिनट पे रिएक्शन का रेट क्या था? तो क्या हम हर एक मिनट पे जानना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? ऑब्वियसली जानना चाहेंगे, लेकिन क्या हमें हर एक मिनट का कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकता है कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना बना है? तो जी हाँ, हमको उसके लिए कुछ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता चल जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हमें किसी भी टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो पता चल सकता है? जी हाँ, हम बना सकते हैं। हमको करना क्या है? सिर्फ हमें ये जो रेट लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म में, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप सब जानते हो डेरिवेटिव मतलब कट करना और इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। तो 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो भी डिफरेंशियल रेट थे हम सबको जोड़ देंगे और क्या बना देंगे? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और वो भी किसका? फर्स्ट ऑर्डर। किसका? फर्स्ट ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मेट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना देंगे। और सिर्फ हमारे सिलेबस में एक फर्स्ट ऑर्डर है और एक जीरो ऑर्डर है। एंट्रेंस में तो हम सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर सारे पढ़ते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे रेट लॉ में ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसका पावर क्या आएगा? 1। और ऐसा भी केस हो सकता है इसका पावर 1 आए और बगल में भी कुछ हो जिसका पावर 0 होगा, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के पावर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है। और किसकी पावर? जी हाँ, रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं इसी एग्जांपल से फिर स्टार्ट करूंगा और हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम लिख देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब जो हमारी हेडिंग है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड लॉ। ऐसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है जो कि प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। तो इसका रेट मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। सर ये कैसे आया? मान लीजिए ये पूरा क्या है? आर है, तो आर की जगह पे तो आप ये लिख सकते हो ना? जी हाँ। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू ए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ए है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ए, और यहाँ पे क्या है? डिफरेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों ए के वेरिएबल है, तो उसे एक साइड ले लेते हैं और टी को वहां पे बेसिकली एक अरेंजमेंट करके इस मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ए बाय ए
इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ओके, और लगे हाथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू के इंटू ए है, तो यहीं पे एक ग्राफ बन जाता है। अगर आपको कोई बोले कि अगर आपको रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अगर ग्राफ बनाना है, रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, जी हाँ, ए रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या लिख देंगे, रेट और ए के बीच में, जब किसी दो क्वांटिटी के बीच में हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें उनके बीच का फंक्शन पता होना चाहिए। अरे सर फंक्शन मतलब मैथ्स में आ गया, जी हाँ, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बीच का फंक्शन क्या होगा वो हमें इससे पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, तो आपको पता होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो चलिए एक मैं मार्कर ले लेता हूं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो गया जी, यहाँ पे r इज इक्वल टू के इंटू ए इज लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ, स्लोप, और यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसे हो जाएगा। रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, अगर रेट बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा, ऐसा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा है, आप सबको पता है कि जैसे जैसे राइट जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, और रेट की यूनिट तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जब भी दोनों साइड डेरिवेटिव आ जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटीग्रेशन ही होता है, जी हाँ, आप हमेशा याद रखना, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अब इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए, और यहाँ पे लिख दूंगा माइनस के, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अगर आपको नहीं पता है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम बाहर साइड के रखते हैं, और ये ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि रिएक्शन कितने टाइम के बीच में हुआ वो भी हमें मेंशन करना होगा। तो रिएक्शन T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन A नॉट था, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, A नॉट, और फिर जब टाइम T पहुंच गया, T मतलब 10 मिनट 20 मिनट बाद, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, A हो गया। ध्यान रखना, जब टाइम T इज इक्वल टू 0 था तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जब टाइम T आ गया तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। मान लीजिए आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था 10 मोल से, 10 मोल, 10 मिनट बाद देखते हैं आप 8 मोल है, तो रिएक्शन जो स्टार्ट किया था 10 मोल से, तो ये 10 मोल है, और ये क्या है, 8 मोल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे जो कुछ भी हम करने वाले हैं इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं हर एक स्टेप को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना या फिर स्किप करके आगे देख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ये डी कहां से आ गया, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए, ओके, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए डी ए, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं, मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूं, आप बना लेना, ठीक है। चलिए देखिए अब, तो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं कुछ ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए इंटू डी ए, लिमिट क्या होगी जी, ए नॉट से लेके ए तक, और राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस के ये डी टी, ये टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी तक। अब हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है ln ऑफ x, ln ऑफ x मतलब log टू द बेस e ऑफ x, log टू द बेस e ऑफ x। इसी को मैथमेटिक्स में, जनरली मैथमेटिक्स में हम log टू द बेस 10 में काम करते हैं, तो अगर आपको log टू द बेस 10 में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, log टू द बेस 10 ऑफ x प्लस c। सर ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, और वो कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, जी हाँ, जब आप e को 10 में कन्वर्ट करेंगे तब कुछ वैल्यूज होगी जो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आपको मैथ्स वाले टीचर आपके सिखा देंगे, नहीं तो फिर हम कभी ना कभी इसके अक्रॉस आएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं भी लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए इज इक्वल टू ln ऑफ ए, ठीक है। और यहीं पे आपको इसकी अपर और लोअर लिमिट भी लिखनी होगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ए, या फिर आप इस ब्रैकेट की इधर ही इधर और यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं ब्रैकेट के यहाँ और यहाँ आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। राइट साइड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के, ओके,
dt का क्या हो जाएगा t, dt का क्या हो जाएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ओके। और प्लस c भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इसकी अपर लिमिट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ऐसे। अब जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ, ये हो जाएगा ln ऑफ, ln मतलब log टू द बेस e भी लिख सकते हैं आप, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। देखो अपर लिमिट t है t, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट a नॉट, तो ऐसे रख दी, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मेट ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूं मैं, देखिए क्या लिखता हूं इसको, ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ a नॉट। ये a नॉट वाली जो वैल्यूज है इसको मैंने राइट साइड में ले लिया। अब इसे आप जरा ध्यान से देखिए, ये log टू द बेस e के फॉर्म में है, तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करता हूँ, log टू द बेस 10 में। तो आप हमेशा याद रखिएगा log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ x, ऐसे लिखा, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे यहाँ पे भी लिख दूंगा क्या, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ a नॉट। सबको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। सर ऐसा क्यों, log टू द बेस e को आपने log टू द बेस 10 में क्यों कन्वर्ट किया? तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जनरली log टू द बेस 10 में वैल्यूज दी गई होती है। बहुत सारे ऐसे लॉग है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। समझ में आ रहा है, एंट्रेंस पार्ट में वो काम में आता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a नॉट। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर c क्या होता है, इंटरसेप्ट, और m क्या है, स्लोप, एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। और इसे कैसे लेंगे, देखिए ये हो गया आपका स्लोप, ये क्या हो गया, ये आपका x हो गया, t जो है वो x है, t क्या है x, e क्या है x है, और m क्या है स्लोप। तो स्लोप आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्लोप आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है, ये आपका स्लोप है। ओके, स्लोप क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्लोप इज एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अगर ये लाइन है तो आपका ये एंगल, ठीक है, और अगर ये लाइन हुई तो ये वाला एंगल, ठीक है। पॉजिटिव साइड आपको देखना है। सर अगर लाइन इधर बना दूं तो, जी हाँ, ये वाला एंगल देखिए, बड़ा वाला एंगल, ठीक है। और सर ये जो लाइन कट कर रही है यहाँ पे, अगर कल को ऐसा हो गया तो ये, तो आप ये वाला एंगल देखिए, सर ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव। तो फिलहाल तो हमारा इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये इक्वेशन है, इससे रिलेट करके हम एक और ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसे एकदम अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी, जी हाँ नोट कीजिए, और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। जल्दी 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 लिखिए। तो आई होप आपने ये लिख लिया है। चलिए इसे मिटाते हैं, ठीक है, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से, यहीं से। ओके, तो पहले मैं लेफ्ट पार्ट वाला ही मिटाता हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो चलिए देखिए,
ग्राफ के लिए मैं 2 एक्सिस ले लेता हूं अपनी, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो हमारा वाई क्या है, log टू द बेस, log टू द बेस 10 ऑफ ए है, ठीक है। और इस पे जो स्लोप है आप देख रहे हो, स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ओके। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जिसे हम एंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और जब भी स्लोप नेगेटिव होता है, whenever slope is negative, angle is obtuse, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब बताइए बताइए, अधिक कोण मीन्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो एंगल क्या होगा, अक्यूट, अ वेरी क्यूट एंगल, लेस देन 90, ओके। न्यून कोण बोलते हैं जिसको हिंदी में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके लिए मैं आपको एक चूरन भी देता हूं जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। से नो टू पीए, से नो टू पीए, हमेशा हमेशा अपनी पर्सनल असिस्टेंट को आपको ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ बोल देंगे तो सर वो तो आप आगे चल के पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्ट्यूज। तो जब भी स्लोप नेगेटिव होगा एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कैसे, ऐसे, ये देखो ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसे नीचे, ठीक है, ये, ओके। सर ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, तो भाई ऐसा बना लेना कुछ, इस साइड ले ले, चल हो गया, समझा। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज। सर एक्यूट कैसे होगा, एक्यूट मतलब ऐसा, ये वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री, इधर ले लो ये वाला, ठीक है। सर ये लाइन कभी ऐसे, ये कैसे आती है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरसेप्ट पे। तो आपका इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अगर सी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो लाइन नीचे आएगी, वो लाइन कहाँ पे आएगी, नीचे, ठीक है जी हाँ। तो आप देखो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जिसमें हमारा स्लोप नेगेटिव आया है, तो ये लाइन कैसी होगी, जी हाँ ऐसी आएगी, ऐसी, ठीक है। और इसमें स्लोप क्या लोगे आप, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ओके। तो ये हो गया हमारा स्लोप। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या होगी, जी हाँ ये होगी log टू द बेस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, log टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट। याद रखिए अगर इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, इसके ऊपर कोई भी ये वाला पॉइंट लोगे, ये जो मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए। याद रखिए सिर्फ यही क्वांटिटी क्या है, ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, इससे कम इज ए। ग्राफ में बच्चे बहुत गलती करते हैं इसको समझते वक्त, तो आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये क्वांटिटी को हम ए नॉट बोलेंगे, अगर इतना हुआ तो फिर वो ए हो जाएगा। ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्ड आफ्टर टाइम टी, मतलब बचा हुआ, मतलब क्या, बचा हुआ। तो ये देखिए, तो इस तरह से अपना ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है। कल को आपको ऐसा थीटा देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी के अपॉन 2.303, ऐसा आ सकता है, ठीक है, समझा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये आपका ग्राफ हो गया इससे रिलेटेड। अब मैं इस ग्राफ के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ग्राफ मतलब बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेट है इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप पहले ये पूरा नोट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो और इंटरसेप्ट था वो पॉजिटिव था, इसीलिए मैंने ये लिया। अगर यहाँ पे आता तो शायद लाइन ऐसे नीचे से आती, क्योंकि ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आपको, कल को आपको थीटा दे देंगे, और थीटा से tan थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, 2.303 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, के आ जाएगा, ओके। समझ में आया सबको, जी हाँ। अब देखिए दूसरा फॉर्मेट, तो मैं ये साइड का मिटा देता हूँ, आप चाहें तो साइमल्टेनियसली नोट भी कर सकते हैं, बट जहां तक अच्छा होगा अगर आप वीडियो को पहले देख लें और फिर नोट करें, ठीक है। तो देखिए अब कुछ अलग सा फॉर्मेट, अगर आपको पता है तो थोड़े देर पहले ही मैंने कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा था, क्या, ln ऑफ, चलिए इसी से मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ पहले, log टू द बेस 10 ऑफ ए। अब इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है।
ओके सर, आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं लिखा जी, हाँ ये टाइम होगा। क्या होगा? टाइम। और ये क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन। ये यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे टी लेना है। तो अब जरा देखिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303। अब जरा देखिए, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तो क्या लिख देता हूँ, लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन ए, मतलब ए नॉट को ऊपर ले लिया और ए को नीचे ले लिया, तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट विल बी के टी अपॉन 2.303। अरे सर मुझको नहीं समझा सर, कैसे किया आपने? चलो ठीक है, देखो इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है सर, आपके बाल बिगड़ गए। हाँ, बाल तो सेट होना चाहिए, क्यों? हीरो के बाल कभी खराब नहीं होते। देखो यहाँ पे, और ये क्या हो गया? लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो के टी अपॉन 2.303। अब ये लॉग प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम अपॉन एम, ये इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। जी हाँ, वही चीज मैंने वापस लिख दी। अब इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसका भी ग्राफ, इसमें भी फंक्शन है दो चीजों के बीच में, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, और इसमें जो x होगा वो t हो गया, और y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही पे फिर बना देते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया है तो वीडियो तो आपके हाथ में है, पॉज कीजिए या फिर पीछे चली जाइए और फिर वापस देख लीजिए। देखिए अब इसे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? लॉग टू द बेस ए नॉट अपॉन ए, लॉग टू द बेस ए नॉट अपॉन ए। जरा टेक्स्ट बुक में आप ध्यान से देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में, क्योंकि कुछ ग्राफ रॉन्ग दिए गए हैं, वहां पे एक्स एक्सिस पे जो टर्म लिया गया है वो गलत है। समझ में आया? एक्स एक्सिस का वेरिएबल गलत लिया गया है बहुत जगह। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये मैंने लिख दिया, और m कितना है? t, m इज इक्वल टू क्या हो गया? t। और ये कैसा है? c इसका है ही नहीं, 0, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ओके सर, ये t क्या है? तो ये बेटा t टाइम, t क्या है? टाइम। चलिए अब इसका फॉर्मेट मैं और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहां से मैं लेता हूँ। तो ये देखिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरे ग्राफ को, ये पूरे इक्वेशन को देखिए, लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं ना, पहले इसको हम लोग, जो स्टार्टिंग का फॉर्म था ना, मैंने लिखा था, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, वही वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ जिसमें हमने कुछ अलग किया था। अलग कैसे था वो? देखिए यहाँ पे, वो अलग कुछ इस तरह से था, अगर आपको याद हो तो वो था ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू के टी। ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यही वाला फॉर्मेट लेके मैं आगे करने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया? ln ऑफ a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखिए इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ये क्या है? log टू द बेस e, मैंने पहले ही बताया आपको, ln इज इक्वल टू log टू द बेस e। अब मैं इसे जरा अलग से फॉर्मेट में लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू a नॉट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के टी, e रेज टू माइनस के टी। ये मैंने क्या किया? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब जिन्हें नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में देखिए, लॉग ऑफ a ऑफ b इज इक्वल टू, अगर c होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a रेज टू c। log to the base a of b is equal to c, then you can write b is equal to a raised to c। तो यहाँ पे a के जगह पे कौन है? e है, a के जगह पे कौन है? e, और माइनस के टी के जगह पे क्या है? c। तो मैंने क्या लिख दिया? a रेज टू c या फिर e रेज टू माइनस के टी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब इससे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, अब ये वाला पार्ट मैं मिटाने जा रहा हूँ।
तो ये वाला मीठा दिया मैंने, और ये तो बहुत पूरा मैथ्स वाला ही चैप्टर लग रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स लोग, आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या? फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें तो ऐसा ही होता है भाई। तो देखो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस ए टी। ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ए नॉट को इधर ले लिया, अब इसका भी ग्राफ बनाना है आपने को। तो आप सब जानते हो कभी भी ग्राफ बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो दो क्वांटिटी या दो वेरिएबल के बीच में हमें क्या पता होना चाहिए, फंक्शन। तो यहाँ पे ई का पावर देख के ही पता चल रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल। जी हाँ, ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, ये लाइन आगे जाके पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। ओके, तो ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया टाइम। ठीक है, ये ए है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे है। ठीक है, और ये ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी मैंने टाइम ले लिया है। समझ में आया? मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये जो कर्व है ये कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसा ही होता है, लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या, when two lines are parallel, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। when two lines are parallel then they intersect each other at infinite distance, वो काफी दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। मतलब अगर ये लाइन जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ए क्या है, हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इनफाइनाइट टाइम आना नहीं है तो ए को जीरो होना नहीं है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा नहीं, मतलब रिएक्टेंट जीरो होगा नहीं। और अगर रिएक्टेंट जीरो नहीं होगा तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर अंडरगो कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर अंडरगो कंप्लीशन। तो इसका सर एग्जांपल दे दो, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। डिसइंटीग्रेशन मतलब जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल टूटते हैं, रेडियो एक्टिविटी। जी हाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी, देखो इतने साल होने के बाद भी वहां पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अब इसको थोड़ा मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर टी की वैल्यू जीरो रखूँ, टी की वैल्यू क्या रखूँ, तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा। ई रेस टू जीरो मतलब वन, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो रखा तो ई रेस टू के इंटू जीरो, के इंटू जीरो विल बिकम जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो बिकम्स वन, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट। तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया, ए किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर आ जाएगा। और ये टी क्या है, जीरो, टी क्या है, जीरो, तो यही ए नॉट है, यही क्या है, ए है। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं क्या करता हूँ, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेता हूँ। टी इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, इन्फिनिटी। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू समथिंग विल बिकम इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी नीचे ले लोगे, क्या ले लोगे, नीचे, नीचे मतलब वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी, वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी विल बिकम जीरो। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नॉट अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? तो ए नॉट अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, तब क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू जीरो आ जाएगा। मतलब क्या, जब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तभी ए क्या आएगा, जीरो। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कम्स आउट टू बी जीरो। समझ में आ रहा है? मतलब जब बहुत ज्यादा टाइम होगा तब जाके ए जीरो होगा, और हमें पता है बहुत ज्यादा टाइम तो आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरे को कट करेंगी, बट वो कट नहीं करती। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आप ट्रेन रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हैं और ऐसे दूर देखते हैं, हाँ ऐसा लगता है कि वहां पे जाके आगे वो दोनों ट्रैक आपस में मिल रहे हैं। जो रेलवे की पटरियां हैं, एक ये दोनों आपस में जाके मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है। और हम तो सब जानते हैं सर, जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। होशियार बच्चे हो आप। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। और अभी तक हमने कितने ग्राफ पढ़ लिए, कितने ग्राफ, जी हाँ, पहला एक रेट वाला ग्राफ पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे 2.303 वाला ग्राफ पढ़ा था, फिर ये हमारा चौथा ग्राफ था, और ये हमारा पांचवा ग्राफ है। तो जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बढ़ने वाला हूं अपने उस डेरिवेशन के
पार्ट पे जिससे हमको ढेर सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो कॉपी कीजिए फटाफट, जल्दी 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 कॉपी कीजिए। जी हाँ, हो गया आपका कॉपी। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर टेक्स्ट बुक में तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिया गया है सर, वो कैसे आपने किया? सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी यूनिट को आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए वो भी बीच में बता देता हूँ। तो आपने आपने स्टार्टिंग में क्या किया था? स्टार्टिंग में आपने एक इक्वेशन लिख दिया था, पता है क्या? R इज इक्वल टू के इंटू ए। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये के हो गया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, पर मोल लीटर लीटर, सब कैंसिल। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या कह सकते हो? के इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट हो गई किसकी? रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर इसके पहले वाला वीडियोस भी अगर आपने देखा होगा तो उससे भी आप ये निकाल सकते हो। समझ में आया? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे। अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब पूरे को क्या करते हैं हम? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी। इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी। तो इसे मैं लिखता हूं कुछ ऐसे, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। ओके सर, एक चीज आप भूल रहे हो, अपॉन 2.303। यस, अब वीडियो को पॉज करके पीछे भी लेके जा सकते हो, अपॉन 2.303। ओके, तो अब इसमें 2.303 को इधर ले लेता हूँ, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू। जी हाँ, इस फॉर्मूले से आप करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन है और जो बैक साइड के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद। और ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, टाइम, कितने टाइम में कितना कंज्यूम हुआ। और यही है अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यही है अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि ए नॉट, जिसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ए है, स्मॉल ए है। और ए जो है ये है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मान लीजिए ए में से कुछ एक्स मोल कम हो गया। मतलब मान लीजिए मैंने जो रिएक्शन स्टार्ट किया था वो 10 मोल से स्टार्ट किया था, ठीक है, 10 मोल से स्टार्ट किया था। अब से उसमें से 2 मोल कम हो गए। सर 2 मोल किधर कम हो गए? अरे बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो स्टार्टिंग 10 था, बचा कितना? 8। तो जो 2 मोल है ना वो कंज्यूम हो गया, और 2 मोल को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो आपका ए कितना हुआ? 10 एक्स, सॉरी ए कितना हुआ? 10, एक्स कितना हुआ? 2, तो बचा कितना? 8। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? बचा हुआ ए माइनस एक्स। व्हाट इज एक्स? अमाउंट कंज्यूम, अमाउंट कंज्यूम। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? जरा देखिए सब लोग, इक्वेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ए के बदले यहाँ पे ए नॉट के बदले ए लिखूंगा और नीचे ए माइनस एक्स। आप हमेशा याद रखना, एक पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो ये वैल्यू रखने में गड़बड़ कर देते हैं। ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। और याद रखिए कभी भी परसेंट का सम आएगा। किसका सम आएगा? परसेंट। तो इनिशियल को आप क्या लोगे? 100। इनिशियल को क्या लोगे? 100। और कभी भी फ्रैक्शन का सम आएगा, क्या आया? फ्रैक्शन। तो आप इनिशियल को कितना लोगे? 1। और जो आपका नीचे जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर टू सॉल्व द
क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं। तो ये देखिए 2H2O2 गैस इज गिविंग 2H2O प्लस O2 गैस, और ये भी गैस। ठीक है, अब इसका रेट लॉ क्या है, R इज इक्वल टू K इंटू H2O2 रेज टू 1। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर। और हाँ, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आपको बताना है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक उसी तरह से एक दूसरा और एग्जांपल है। जी हाँ, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर आप क्वेश्चन नहीं पूछते, आप सब खुद ही कर देते हो, मजा नहीं आता सर, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो। तो आपको इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताना है। दूसरा रिएक्शन है वो भी ऐसा ही है, 2N2O5 इज गिविंग व्हाट 2NO2 प्लस O2। जी, ये भी गैस, ये गैस, ये भी गैस, ऐसा ले लीजिए। ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा गड़बड़ी कर रहा हूँ स्टेट को लेके, तो आप वो टेक्स्ट बुक में इजीली देख सकते हैं। समझ में आया सबको? तो जी हाँ, इस रिएक्शन में भी ऑर्डर मतलब जो रेट लॉ है वो भी कुछ ऐसा ही होगा, R इज इक्वल टू K इंटू N2O5। ठीक है, इसकी भी मॉलिक्यूलैरिटी आपको बताना है, ऑर्डर तो इसका बताना है। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वो भी एक कौन से टाइप का रिएक्शन है? जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नोट कीजिए फटाफट, तब हम बढ़ते हैं अपने हाफ लाइफ के कंसेप्ट पे। ठीक है, हाफ लाइफ का कंसेप्ट फटाफट नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए। सर हो गया मेरा, डिंग 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 डिंग, डुम 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 डुम, डुम 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 डुम, डुम 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 डुम। ऐसा कैसा आवाज निकलती, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। सर आधा जीवन? जी हाँ, आधा जीवन किसका? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का। तो क्या होता है हाफ लाइफ? ओके, हाफ लाइफ मतलब आधा लाइफ। इसको T50 लिखते हैं, T50% लिखते हैं, T1/2 भी लिखते हैं, और T0.5 भी लिखते हैं। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? टाइम टेकन बाय reactant to become half of ओरिजिनल अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन। कितना टाइम लगेगा उसको आधा होने के लिए? मतलब जैसे कि अगर आपने 10 मोल लिए हैं तो उसको 5 मोल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रहा है? 20 मोल लिया है तो 10 मोल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब हाफ लाइफ के बाद जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? आधा। मतलब एट टी हाफ ए इज इक्वल टू A/2। मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी बिकम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। चलिए इसे भी मैं लिख देता हूं। तो अब अपने फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे ए आता था। अब ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A0/2। A0 कैंसिल, 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू लॉग ऑफ 302 इज 0.3010/t। तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन के, सॉरी अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो क्या देख रहे हैं आप इससे? ये जो रेट कांस्टेंट है और ये टी है, ठीक है, और ये 0.693। अब इसमें ये पूरे इक्वेशन में आपको कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिख रहा है? ये पूरा जो ये हमारा ये फॉर्मेट जो फॉर्मूला आया है, इसमें कहीं पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या? हाफ लाइफ, यहाँ पे टी हाफ लिख देता हूं मैं, तो आपको समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ आप स्टेटमेंट लिख देना, ये मैं बोल रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है।
तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये लाइन कैसी होगी? जी हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और उसमें उसे 5 मिनट लगता है अगर 10 ग्राम को 5 ग्राम करने के लिए, तो जी हाँ वो 100 ग्राम को 50 ग्राम करने में भी 5 ही मिनट लेगा। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इक्वल अमाउंट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल में कंज्यूम होता है। ये आप लिख के ले लीजिए। और सिर्फ इसमें ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में ही नहीं, जिसमें जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिलेशन आता है वो सारे इक्वल इंटरवल में इक्वल होते हैं। अरे सर बड़ा सा खतरनाक आपने स्टेटमेंट बोल दिया, फिजिक्स में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जहां पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। तो ये था हमारा हाफ लाइफ से रिलेटेड और ये था हमारा हाफ लाइफ से रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें। अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही होगी